नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने केंद्रीय बजट पे बिहार के लिए की गई विशेष घोषणाओं को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने इस बजट को चुनावी पैकेज बताया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक संजय राउत ने कहा कि बिहार में चुनाव हैं। मोदी सरकार का हर बजट चुनाव के लिए होता है, चाहे राज्यों का चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव। हर चुनाव ये इलेक्शन पैकेज होता है। राउत ने आगे कहा कि अब बिहार में चुनाव हैं तो पूरे बजट का जो हिस्सा है वो ज्यादा से ज्यादा बिहार को जाएगा। यह उनकी एक खासियत है। वो देश का बजट नहीं बनाते, वो चुनाव का बजट बनाते हैं। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने बिहार के लिए 5 बड़े ऐलान किए हैं। इनमें मखाना बोर्ड बनाने से लेकर पटना एयरपोर्ट को और ज्यादा डेवलप करने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनाने तक कई ऐसे ऐलान किए गए हैं जिससे सीधा फायदा बिहार को होने वाला है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बजट 2025 पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार में मखाना अनुसंधान संस्था पहले से ही थी। वे क्या इस संस्था को बोर्ड में बदलेंगे? बिहार में बेरोजगारी का संकट गहराता जा रहा है, लेकिन आप उससे निकलने का क्या रास्ता दिखा रहे हैं? क्या इसके लिए कोई रोड मैप है? बिहार की कृषि के कुछ अलग संकट हैं जो पंजाब और हरियाणा से अलग हैं। मैं ये आपके समक्ष चंद सवाल रख रहा हूँ। बिहार के साथ नाइंसाफी हुई है। यह एक प्रतिगामी बजट है। मैं अपने साथियों से भी कहता हूँ कि आइए और बजट के एक एक प्रावधान को गौर से देखिए कि बिहार नाइंसाफी का शिकार हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। विशेष दर्जा बिहार का अधिकार है। बिहार के बिना भारत तरक्की नहीं कर सकता। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की एक अदालत में शिकायत दी गई है। यह मामला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई उनकी एक टिप्पणी से जुड़ा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुजफ्फरपुर के वकील सुधीर ओझा ने शनिवार को एक शिकायत दर्ज कराई। इसमें उन्होंने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का कथित तौर पर अपमान करने के मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वकील ओझा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को भी इस मामले में सह आरोपी बताया है और उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर सोनिया गांधी द्वारा दी गई प्रतिक्रिया के बाद यह विवाद शुरू हुआ। सोनिया गांधी ने वहां मौजूद रिपोर्टरों के सवाल कि आप अभिभाषण के बारे में क्या सोचती हैं, इस पर कहा था कि वैसा ही झूठे वादे। वहीं राहुल गांधी ने कहा नो कमेंट। तब सोनिया गांधी ने कहा था कि नहीं, बेचारी महिला राष्ट्रपति आखिर तक बहुत थक गई थी। फिर राहुल गांधी ने कहा कि एक ही बात बार बार दोहरा रही थी। तब सोनिया गांधी ने कहा कि नहीं, वो बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी, ये ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने दावा किया है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा धमकाया और परेशान किया जा रहा है। एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल ने पत्र में लिखा कि मैं चुनाव के दिन से पहले नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस द्वारा हमारे जमीनी स्तर के स्वयं सेवकों को दी जा रही धमकी और उत्पीड़न पर गंभीर चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं। कल हमारे वरिष्ठ स्वयं सेवक चेतन प्रिंसेस पार्क पार्ट 2 के निवासी को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया और तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में बीएनएसएस 2023 की धारा 126 के तहत मामला दर्ज किया गया, इस आधार पर कि उनके खिलाफ पहले भी मामले दर्ज हैं, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है। उन पर बेशर्मी से ऐसे आरोप लगाए गए जो उन्होंने कभी किए ही नहीं। पुलिस अधिकारियों द्वारा उन्हें इस हद तक गंभीर शारीरिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा कि वे बेहोश हो गए और बाद में उन्हें लेडी हार्डिंग अस्पताल ले जाया गया। बाद में काफी संघर्ष के बाद उन्हें संबंधित रिटर्न ऑफिसर के सामने पेश किया गया और जमानत दे दी गई, जिस मामले में उन्हें बेशर्मी से फंसाया गया था। दिल्ली दंगों के अभियुक्त ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से कस्टडी पैरोल मिली है, लेकिन उनका दावा है कि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए पूरा समय नहीं मिल रहा। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक ताहिर हुसैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार दिल्ली चुनाव में प्रचार के लिए मुझे 12 घंटे दिए गए थे, मगर मुझे 8 घंटे भी नहीं मिल पा रहे। मैंने पुलिस प्रशासन के सामने अपनी चिंता जाहिर की है। मुझे उम्मीद है कि आज और कल मुझे चुनाव प्रचार के लिए पूरा समय मिलेगा। मैंने पिछले 5 सालों में देखा है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने
संवैधानिक ढंग से काम किया है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मुस्तफाबाद में बड़ी साजिश रची जा रही है। मेरी मुख्य प्रतिद्वंदी भाजपा नहीं चाहती कि मैं प्रचार करूं। आम आदमी पार्टी भी मुझे चुनाव प्रचार से रोक रही है। आपको बता दें कि ताहिर हुसैन को असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। त्रिपुरा सरकार बांग्लादेश के अधिकारियों द्वारा तटबंध के पुनर्निर्माण का मुद्दा उठाएगी, जिसका कुछ हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शून्य रेखा पर पड़ता है। एक अधिकारी द्वारा यह जानकारी दी गई। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक पड़ोसी देश त्रिपुरा के रंगौती क्षेत्र के करीब मौलवी बाजार जिले के अलीनगर में बड़े पैमाने पर तटबंध का पुनर्निर्माण कर रहा है और संरचना के कुछ हिस्से शून्य रेखा पर हैं, जिससे पूर्वोत्तर राज्य के उनाकोटी जिले के सीमावर्ती उपखंड केला शहर में लोगों में व्यापक आक्रोश फैल रहा है। इस बीच जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता सुधन देव वर्मा ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश की सरकार ने तटबंध के उन हिस्सों के पुनर्निर्माण के लिए भारतीय अधिकारियों की सहमति भी नहीं ली जो शून्य रेखा पर हैं। बजट 2025 को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहा है। अब इसी कड़ी में तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने शनिवार को आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट 2025-26 राज्य के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहा। उन्होंने एक बयान में कहा कि बजट में राज्यों की अनूठी चुनौतियों और सामान्य रूप से विकासात्मक प्राथमिकताओं और विशेष रूप से तेलंगाना की प्राथमिकताओं के प्रति समझ और प्रतिबद्धता की कमी दिखाई देती है। केंद्रीय बजट में केंद्र ने रणनीतिक रूप से कुछ वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम कर दिया है, जबकि साथ ही उपकर बढ़ाए हैं। डिप्टी CM ने आरोप लगाया कि इस तरह के उपायों से करों का विभाज्य पूल और सिकुड़ जाएगा, जिससे राज्यों का विकेंद्रीकरण में हिस्सा खत्म हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कनाडा और मैक्सिको से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ लगाने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। शनिवार रात को ट्रंप ने बताया कि कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ लागू कर दिया गया है। उन्होंने इसकी वजह बताते हुए ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट भी किया। ट्रंप ने लिखा कि यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के जरिए किया गया था और क्योंकि हमारे नागरिकों के लिए अवैध विदेशियों का खतरा बढ़ रहा है। फेंटेलिन समेत अन्य घातक दवाएं हमारे नागरिकों को मार रही हैं। हमें अमेरिकियों की रक्षा करने की जरूरत है और राष्ट्रपति के तौर पर सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है। ट्रंप ने आगे लिखा कि मैंने अपने अभियान में वादा किया था कि मैं अवैध विदेशियों और नशीली दवाओं को हमारी सीमाओं में आने से रोकूंगा और अमेरिकियों ने इसके पक्ष में भारी मतदान भी किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कनाडा पर टैरिफ लगाए जाने के बाद इस पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी जवाब दिया है। ट्रूडो ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के जवाब में कनाडा भी खुद के टैरिफ लागू करेगा। PM ट्रूडो ने कहा कि वो सीधे अमेरिकियों से बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले का सीधा असर कीमतों और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार 155 अरब डॉलर मूल्य के अमेरिकी उत्पादों पर 25% टैरिफ लागू करेगी। ट्रूडो ने कहा कि कनाडाई कंपनियों को समय देने के लिहाज से 30 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों पर यह टैरिफ मंगलवार से लागू हो जाएगा, जबकि बाकी के 125 अरब डॉलर मूल्यों के उत्पादों पर यह अगले 21 दिनों में लागू होगा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वो कनाडाई डॉलर की बात कर रहे हैं या अमेरिकी डॉलर की। मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको पर लगाए गए 25% टैरिफ पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हम भी अमेरिका के खिलाफ टैरिफ समेत जवाबी कार्रवाई करेंगे। राष्ट्रपति शिनबाम ने लिखा कि मैं अर्थव्यवस्था के सचिव को प्लान B को लागू करने के निर्देश देती हूं, जिस पर हम काम कर रहे हैं। इसमें मैक्सिको की रक्षा से जुड़े टैरिफ और गैर टैरिफ उपाय शामिल हैं। हालांकि यह क्या होंगे इसकी जानकारी नहीं दी गई। अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने के फैसले पर चीन का भी जवाब आया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान में अमेरिका के इस कदम के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की बात कही गई है। बयान में कहा गया है कि चीन इस कदम से पूरी तरह असंतुष्ट है और इसका कड़ा विरोध करता है। बयान में आगे कहा गया है कि यह विश्व व्यापार संगठन के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। चीन ने कहा कि इस तरह के उपाय चीन और अमेरिका के बीच की सामान्य आर्थिक और व्यापारिक सहयोग के लिए नुकसानदायक है। चीन अब अमेरिका के गलत व्यवहार के खिलाफ
विश्व व्यापार संगठन में मुकदमा दायर करेगा और अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए जवाबी कदम उठाएगा। बयान में चीन ने अमेरिका से गलत पद्धति को सुधारने की अपील करते हुए कहा है कि वो समस्या का सामना करने के लिए चीन के साथ मिलकर काम करें। वो पारस्परिक लाभ, सम्मान और समानता के आधार पर मतभेदों को दूर करने और आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए काम करें। गजा से फिलिस्तीनियों को बाहर निकालने और दूसरी जगह ले जाने के मुद्दे पर मिस्र, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, फिलिस्तीनी प्राधिकरण और अरब लीग के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। काहिरा में हुई इस बैठक में इन सभी देशों के विदेश मंत्रियों का कहना है कि वो फिलिस्तीनियों को जबरन गजा से बाहर निकालने और कहीं और बसाने के खिलाफ हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि फिलिस्तीनियों को गजा से निकालकर मिस्र और जॉर्डन में बसाया जाना चाहिए। वहीं अब इन देशों के नेताओं का कहना है कि मिस्र और जॉर्डन से गजा के लोगों को स्वीकार करने को लेकर जो बात कही गई थी वो सही नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इससे इलाके की स्थिरता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। समाचार एजेंसी AFP के अनुसार एक साझा बयान में इन नेताओं ने कहा कि फिलिस्तीनियों को विस्थापन के जरिए एक जगह से निकालने या उन्हें उनकी जमीन से निकालने को बढ़ावा देना फिलिस्तीनी नागरिकों के अधिकारों का हनन होगा। फिलिस्तीनी लोगों को उनकी जमीन से निकालना अन्याय है और हम इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.